स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव प्रेजेंट्स। अगर एक दिन आसमान में अचानक एक टूटे हुए भगवान का चेहरा दिखने लगे और उसकी सिर्फ एक नज़र से पूरा शहर बर्बाद हो जाए, तो क्या तुम जिंदा बच पाओगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी डार्क फैंटेसी कल्टीवेशन स्टोरी जो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग, मिस्ट्री और एक्शन के लिए दुनिया भर में फेमस है, बियॉन्ड द टाइमस्केप। ये कहानी है शू चिंग की, एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना घर है ना सहारा, सिर्फ जिंदा रहने की जिद है। लेकिन जब दुनिया पर एक टूटे हुए भगवान का साया छा जाता है, तब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो बिना किसी देरी के तैयार हो जाइए एक डेंजरस और मिस्टीरियस सफर के लिए। दिस इज बियॉन्ड द टाइमस्केप चैप्टर 1। कहानी की शुरुआत होती है साउथ फीनिक्स कॉन्टिनेंट के एक कोने से, जहां स्प्रिंग का सीजन है, लेकिन ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आसमान पूरी तरह काला और धुंध से भरा हुआ है। लाल बिजली चमक रही है और ऊपर से खून जैसी लाल बारिश हो रही है। नीचे एक शहर दिखाई देता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। हर तरफ टूटी हुई इमारतें, लाशें और खून ही खून नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। इसी बर्बाद शहर में एक 13-14 साल का लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है। इसका नाम हमें बाद में पता चलता है, शू किंग। उसके कपड़े फटे हुए हैं, बदन पर गहरी चोट है और वो बहुत कमजोर है। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की इच्छा है। थोड़ी दूर एक वल्चर, गिद्ध, एक मरे हुए कुत्ते का मांस खा रहा होता है। शू किंग चुपचाप मौके का इंतजार करता है। जैसे ही गिद्ध का ध्यान हटता है, वो बिजली की तरह दौड़ता है और अपना लोहे का स्क्यूअर उस पर फेंकता है। एक ही वार में गिद्ध मर जाता है। वो उसका शिकार उठाता है और बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाता है। रास्ते में यूज ठंड बहुत सताती है, लेकिन रुकना उसके लिए मौत को बुलाना है। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी मेडिसिन शॉप मिलती है। अंदर एक बुढ़े आदमी की लाश पड़ी होती है। शू किंग दवा ढूंढता है और अपनी छाती के गहरे घाव पर लगाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसके बाद वो अपना एक पुराना मैप निकालता है। उस मैप पर शहर के लगभग सारे इलाके क्रॉस किए हुए होते हैं। सिर्फ 2 जगह बाकी बची है। इसका मतलब है कि वो कई दिनों से किसी खास चीज की तलाश में पूरे शहर की छानबीन कर रहा है। जाते वक्त उसकी नज़र बुढ़े आदमी के लेदर जैकेट पर पड़ती है। वो जैकेट पहन लेता है ताकि ठंड से बच सके। लेकिन उसके बाद वो उस बुढ़े की आंखें बंद करता है और धीरे से कहता है, रेस्ट इन पीस। फिर एक पर्दा उसकी लाश पर डालकर वहां से निकल जाता है। इससे पता चलता है कि इतनी कठिन जिंदगी जीने के बाद भी शू किंग के अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। रास्ते में उसे कीचड़ में पड़ा एक टूटा हुआ शीशा दिखता है। उसमें अपना चेहरा देखकर वो कुछ पल के लिए रुकता है। उसका चेहरा सुंदर है, लेकिन उसकी मासूमियत कब की खत्म हो चुकी है। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी बेपरवाही और जीने की जिद बची है। फिर वो उस शीशे को पैर से तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। टूटी शीशी के टुकड़ों में आसमान का एक डरावना मंजर दिखाई देता है। पूरे आसमान पर एक बहुत बड़ा, आधा टूटा हुआ भगवान का चेहरा छाया हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं और उसका चेहरा बिल्कुल बेपरवाह है, जैसे कि जिंदगी उसके लिए कोई मायने ही ना रखती हो। इस दुनिया के लिए ये चेहरा उतना ही नॉर्मल है जितना हमारे लिए सूरज या चंद। इसके नीचे रहने वाले सभी जीव उसके सामने सिर्फ छोटे से कीड़े मकोड़े जैसे हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अंधेरा पूरे बर्बाद शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। खून की बारिश और तेज हो जाती है और हवा के साथ अजीब सी चीखने और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें इंसानों की नहीं लगती। ऐसा महसूस होता है जैसे भूत या राक्षस अंधेरे में घूम रहे हों। शू किंग जानता है कि रात होते ही बाहर रहना मतलब पक्की मौत, इसलिए वो पूरी ताकत से दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते उसकी नज़र अचानक एक इंसान पर पड़ती है। सबसे अजीब बात यह है कि उस आदमी की स्किन बिल्कुल नॉर्मल है। ना वो हरा कला हुआ है और ना ही किसी लाश की तरह दिख रहा है। उसके कपड़े भी साफ और महंगी लगते हैं।
शू किंग हैरान रह जाता है। इतने दिनों बाद उस पहली बार कोई जिंदा इंसान नजर आया है। एक पल के लिए उसका मन करता है कि उस आदमी के पास जाए, शायद वो उसकी मदद कर सके या उससे कुछ जरूरी बात पता चले। लेकिन उसी वक्त अंधेरा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। शू चिंग समझ जाता है कि अगर अब रुक गया तो जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो उस जगह को ध्यान से याद कर लेता है और फैसला करता है कि सुबह वापस आएगा। आखिरकार वो अपनी छोटी सी छुपी हुई गुफा तक पहुंच जाता है। ये गुफा इतनी छोटी है कि कोई बड़ा आदमी इसमें घुस ही नहीं सकता। शू चिंग अंदर जाकर पत्थर और किताबों से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि कोई जानवर या डरावनी चीज अंदर ना आ सके। रात होते ही बाहर से म्यूटेंट बीस्ट्स की दहद और अजीब हंसी की आवाजें आने लगती हैं। ह्यू चिंग अपना लोहे का स्क्यूअर मजबूती से पकड़कर बिल्कुल चुप बैठा रहता है। जब आवाजें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं, तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। फिर वो अपना शिकार किया हुआ वल्चर निकालता है और उसका कच्चा मांस खा लेता है। स्वाद बहुत बुरा होता है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खाना खत्म करने के बाद भी वो अपना हथियार हाथ से नहीं छोड़ता। इसी तरह सतर्क रहते हुए वो धीरे धीरे नींद में चला जाता है। रात और गहरी होती जाती है। बाहर अंधेरा पूरी दुनिया को अपनी चादर की तरह ढक लेता है। अब कहानी हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा राज बताती है। बहुत पुराने समय में ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर थी और लोग शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन आसमान से एक विशाल टूटा हुआ भगवान का चेहरा इस दुनिया के ऊपर आ गया। उस चेहरे ने पूरी दुनिया को तबाही में धकेल दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, एंशिएंट एम्परर्स और इंपीरियल सॉवरेन्स, उससे रोकने के लिए लड़े, लेकिन वो हार गए। आखिर में कुछ लोगों को लेकर वो किसी सुरक्षित जगह चले गए, जिसे बाद में होली लैंड्स कहा गया। उस भगवान की मौजूदगी से दुनिया की हर चीज बदल गई। पहाड़, समुंदर, जानवर, पौधे, हत्ता की कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी भी पोल्यूटेड, टेंटेड हो गई। क्रोर्स लोग मर गए। कुछ लोगों के शरीर फटकर खून बन गए। कुछ लोग डरावने मॉन्स्टर्स में बदल गए और बहुत से लोग सिर्फ हरी काली लाशें बनकर रह गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो भगवान कभी कभी अपनी आंखें खोलता था। हर बार जब उसकी आंखें खुलती थी, जिस जगह पर उसकी नजर पड़ती थी, वो जगह हमेशा के लिए फॉरबिडन रीजन बन जाती थी। सिर्फ 9 दिन पहले उस भगवान ने इसी शहर की तरफ देखा था। उस एक नजर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पूरा शहर और उसके आसपास की सारी बस्तियां तबाह हो गईं। खून की बारिश शुरू हो गई और पूरा इलाका एक फॉरबिडन रीजन बन गया। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी कुछ ही लोग बच पाए। शू किंग उन बचने वालों में से एक था। इसी वक्त शू किंग की नींद अचानक टूट जाती है। बाहर से एक बहुत ही उदास और डरावनी आवाज उसकी गुफा के पास आती है। वो तुरंत अपना लोहे का स्क्यूअर पकड़ लेता है और बिना आवाज किए क्रैक की तरफ देखने लगता है। कुछ पल बाद वो आवाज धीरे धीरे दूर चली जाती है। तब ख्यू चिंग चैन की सांस लेता है, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी होती है। वो अपने बाग से एक बैम्बू स्लिप निकालता है। अंधेरा इतना गहरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस बैम्बू पर लिखे हुए शब्दों को वो उंगलियों से महसूस करके पढ़ लेता है। यहीं पर हमें पहली बार उसका नाम पता चलता है। इस लड़के का नाम है शू चिंग। अब हमें शू चिंग के बारे में और ज्यादा पता चलता है। शू चिंग बचपन से ही शहर के बाहर बने स्लम्स में रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा से मुश्किलों से भरी थी। हर दिन भूख, ठंड, गुंदे और बीमारियों से लड़ते हुए गुजरता था। 9 दिन पहले जब भगवान ने अपनी आंखें खोली और तबाही शुरू हुई, शू चिंग एक छोटी सी दरार में छिप गया था। लेकिन एक बात बहुत अजीब हुई। जब सब लोग डर के मारे आसमान की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, शू चिंग ने सीधा उस भगवान की आंखों में देखा। उसने देखा कि भगवान की आंखों की पुतली क्रॉस शेप की थी और उसी पल उसके दिल का सारा डर गायब हो गया। तभी उसने आसमान से एक बैंगानी वायलेट रोशनी को शहर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में गिरते हुए देखा। लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो पूरा स्लम बर्बाद हो चुका था। शू चिंग ही अकेला जिंदा बचा था। उसने फैसला किया कि वो शहर की तलाश करेगा। उसके 2 बड़े गोल्स थे। 1, सिटी मैजिस्ट्रेट की मैंशन ढूंढना, क्योंकि सुना था कि वहाँ कल्टीवेशन का राज छुपा है। 2, उस जगह को ढूंढना जहाँ वो वायलेट लाइट गिरी थी। शू चिंग का सबसे बड़ा सपना था कल्टीवेटर बनना।
उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी कल्टीवेटर को देखा था और उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि आम लोग उनके सामने कांपने लगते थे। 5 दिन पहले वो मैजिस्ट्रेट की मैंशन तक पहुंच गया। वहां यूज एक लाश के पास से एक बैम्बू स्लिप मिली। उस बैम्बू स्लिप को हासिल करने के दौरान उसकी छाती पर गहरी चोट लग गई, लेकिन उसके हाथ वो चीज लग गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, कल्टीवेशन टेक्निक। उस टेक्निक का नाम था सी एंड माउंटेन इनकांटेशन। इस टेक्निक में एक अजीब से एक पैर वाले, बड़े सिर और छोटे शरीर वाले काले मॉन्स्टर की इमेज को अपने दिमाग में इमेजिन करना होता था। बैम्बू स्लिप में उस क्रीचर को गॉब्लिन कहा गया था। जैब शू चिंग उस इमेज को इमेजिन करके दिए गए तरीके से सांस लेने लगा तो उसके आसपास की स्पिरिट पावर उसके शरीर में आने लगी। उसके पूरे बदन में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। शू चिंग को बचपन से ठंड से नफरत थी, लेकिन फिर भी उसने कल्टीवेशन नहीं रोकी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उससे बहुत तेज भूख लगने लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और फुर्तीला हो गया है। फिर उसका ध्यान दोबारा उस वायलेट लाइट पर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके जिंदा बचने का राज उसी रोशनी से जुदा हुआ है। और तब उसे याद आता है कि आज शाम उसने नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक ऐसा आदमी देखा था जो बिल्कुल जिंदा लग रहा था। शू किंग के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, कहीं उस आदमी का कनेक्शन उस वायलेट लाइट से तो नहीं? अगर वो सच में जिंदा इंसान है, तो शायद वो भी उस वायलेट लाइट के पीछे है, या फिर ये एक ट्रैप हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में शू किंग ने इस बर्बाद शहर के बारे में एक बात अच्छी तरह समझ ली थी। जब भी गॉड की ऑरा किसी जिंदा जीव को इन्फेक्ट करती थी, तो वो म्यूटांट बीस्ट बन जाता था। और ये म्यूटांट बीस्ट्स सिर्फ खूंखार ही नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते थे। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि ये फॉरबिडन रीजन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। दिन के वक्त ज्यादातर म्यूटेंट बीस्ट सोए रहते थे। सिर्फ तभी वो जागते थे जब कोई उन्हें डिस्टर्ब करता, जैसे उस दिन जब शू किंग बैम्बू स्लिप लेने गया था। इसलिए अगर ध्यान से चला जाए तो दिन के वक्त उनसे बचना मुमकिन था, लेकिन सच कहे तो शू किंग को म्यूटेंट बीस्ट से ज्यादा जिंदा इंसानों से डर लगता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सीखा था कि कभी-कभी इंसान जानवरों से भी ज्यादा धोखेबाज होते हैं। थोड़ी देर और सोचने के बाद उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। चाहे वो जिंदा इंसान हो या ट्रैप हो, मुझे वापस जाना ही होगा। लेकिन वो जानता था कि अगर वापस जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बैम्बू स्लिप की तरफ देखा। पिछले कुछ दिनों से वो इसी बैम्बू स्लिप की मदद से कल्टीवेशन कर रहा था। इसने सिर्फ उसकी स्टैमिना और कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि कल्टीवेशन के बारे में काफी जरूरी जानकारी भी उसके दिमाग में बसा दी थी। कल्टीवेशन का इतिहास बहुत पुराना था, उस जमाने से भी पहले का, जब ब्रोकन गॉड का चेहरा इस दुनिया में आया ही नहीं था। आज भी कल्टीवेशन का सिस्टम लगभग वही था। इसके मुख्य स्टेजेस थे: की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्ड कोर, नेसेंट सोल। नेसेंट सोल के बाद क्या होता है, बैम्बू स्लिप में उसका जिक्र नहीं था। लेकिन एक बात साफ लिखी थी, कल्टीवेशन करना बहुत ही खतरनाक है। गॉड की ऑरा ने दुनिया की स्पिरिट पावर को भी कंटामिनेट कर दिया था, और इसी जहरीली ताकत को लोग मुटेजॉन कहते थे। शू किंग को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भी वो कल्टीवेशन करता, उसके पूरे शरीर में हड्डियां जमा देने वाली ठंड दौड़ जाती। उसका अंदाजा था कि ये सब मुटेजॉन की वजह से हो रहा है। जब किसी कल्टीवेटर के शरीर में बहुत ज्यादा मुटाजन जमा हो जाता है, तो उसके सिर्फ दो अंजाम होते हैं: या तो वो खून के धमाके में फट जाता है, या फिर अपनी सोच खोकर एक माइंडलेस म्यूटेंट बीस्ट बन जाता है। जब भी गॉड अपनी आंखें खोलता था, जिस जगह पर उसकी नजर पड़ती, वहां मुटाजन की मात्रा तुरंत कई गुना बढ़ जाती थी, और इसी वजह से वहां मौजूद लोग और जानवर बहुत तेजी से म्यूटेट होने लगते थे। इसलिए कल्टीवेशन करना पहले से ही खतरनाक था, और फॉरबिडन रीजन के अंदर तो और भी ज्यादा। लेकिन इसके बाद भी लोग कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही गॉड की ओरा से इन्फेक्टेड थी। यहाँ इंसान की उम्र सीमित थी, हर तरफ बीमारियां फैली हुई थी, और रोज मौत का खतरा मंडराता रहता था। ऐसी दुनिया में सिर्फ जिंदा रहना ही एक जुंग था।
इसीलिए हजारों सालों तक लोगों ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को बेहतर बनाया और मुटेजन से बचने के तरीके ढूंढे। आज के ज़माने में सबसे कॉमन तरीका ये था कि कल्टीवेशन के दौरान स्पिरिट पावर को अब्जॉर्ब करते वक्त मुटेजन को शरीर के एक ही हिस्सा में इकट्ठा कर दिया जाता था। उस जगह को म्यूटेशन ब्लॉच कहा जाता था, यानी पूरे शरीर में जहर फैलने के बजाय उस एक जगह कैद कर दिया जाता था। इसी वजह से किसी भी कल्टीवेशन टेक्निक की असली वैल्यू इस बात से तय होती थी कि वो कितनी अच्छी तरह मुटैजन को आइसोलेट कर सकती है। जो टेक्निक सबसे ज्यादा मुटैजन को कंट्रोल कर सकती थी, उन्हें सिर्फ बड़े सेक्ट्स और पावरफुल क्लैंस ही संभाल कर रखते थे। वही उनकी सबसे बड़ी दौलत और ताकत थी। और अगर गॉड कभी इस दुनिया में आया भी ना होता, तब भी ऐसे ही पावरफुल लोग सबसे अच्छी टेक्निक्स अपने पास ही रखते। हर कल्टीवेशन टेक्निक अलग होती थी, इसलिए हर कल्टीवेटर के शरीर में म्यूटेशन ब्लॉच अलग जगह बनता था। लेकिन एक बात सबके लिए कॉमन थी, जब तक कल्टीवेशन करोगे तब तक म्यूटेजन से बच नहीं सकते, और धीरे धीरे हर कल्टीवेटर के शरीर में म्यूटेशन ब्लॉच जरूर बनेगा। यूज पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन था। हाँ, कुछ खास मेडिसिनल पिल्स यूज थोड़ी देर के लिए कम कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ प्रॉब्लम को दबाती थी, जड़ से खत्म नहीं करती थी। बैम्बू स्लिप में एक और हैरान कर देने वाली बात लिखी थी। साउथ फीनिक्स के अलावा भी इस दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, रिवियर्ड एंशिएंट कॉन्टिनेंट। यूज इस दुनिया का मेन कॉन्टिनेंट माना जाता था, और वही इंसानों का असली जन्म स्थान भी था। वहां भी गॉड की ऑरा मौजूद थी, लेकिन वहां के लोगों ने किसी तरह म्यूटेशन ब्लॉच को पूरी तरह साफ करने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन वो तरीका आम लोगों के लिए नहीं था, सिर्फ बहुत बड़े और ताकतवर लोग ही उसका इस्तेमाल कर सकते थे। एक नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए वो सिर्फ एक सपना था, और जो रोग कल्टीवेटर्स होते थे, उनके लिए तो ये सपना और भी दूर था। उनके पास सबसे कमजोर कल्टीवेशन टेक्निक्स होती थी, इसलिए उनकी कल्टीवेशन धीमी होती थी और म्यूटेट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता था। शू किंग भी उन्हीं रोग कल्टीवेटर्स में से एक था। उसके पास सिर्फ ये एक बैम्बू स्लिप थी, और अब उसने भी वही रास्ता चुन लिया था, एक ऐसा रास्ता जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। शू चिंग ने अपनी पूरी जिंदगी स्लम्स में गुजारी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि एक गलत लड़ाई या एक बड़ी बीमारी किसी भी दिन उसकी जान ले सकती है। इसलिए उसने धीरे से सोचा, कल जिंदा रहूंगा या नहीं, उसकी चिंता करने से बेहतर है कि आज जो करना है वो करूं। ये सोचते हुए उसने अपनी छाती के घाव को हल्का सा छुआ और आसमान की तरफ देखा। अब सुबह होने वाली थी। बाहर से आने वाली मॉन्स्टर्स की चीखें और हाउलिंग धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शू किंग ने मन ही मन फैसला किया, अगर ये खून की बारिश ऐसे ही चलती रही और मुझे वायलेट लाइट नहीं मिली, तो मुझे ये शहर छोड़कर किसी और जगह दवा ढूंढने जाना पड़ेगा। उसने अपने घाव की तरफ देखा। गॉड की ऑरा और लगातार गिरने वाली ब्लड रेन की वजह से इस शहर की लगभग हर चीज कंटेमिनेटेड हो चुकी थी। मेडिसिनल हर्ब्स भी पहले जैसे असरदार नहीं रहे थे। उसने अपने घाव पर जमा खून मिला हुआ पानी साफ किया, फिर अपनी शर्ट उतारकर उसे दोबारा बैंडेज की तरह बांध लिया। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया था। सब कुछ तैयार करके वो बस सुबह का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाहर की सारी डरावनी आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। शू किंग ने केव की छोटी सी दरार से बाहर झांक कर देखा। आसमान रोशन हो चुका था। अपने पिछले तजुर्बे से वो जानता था कि दिन के वक्त बाहर निकलना रात के मुकाबले ज्यादा सेफ होता है। लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं निकला। सबसे पहले उसने अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच किया, ताकि उसकी जैम चुकी मसल्स फिर से एक्टिव हो जाएं। उसके बाद उसने केव का मुंह खोला और अपना बैग चेक किया। सबसे पहले उसने एक पुराना रस्टी डैगर निकाला और अपनी टांग पर बांध लिया। फिर अपना ब्लैक आयरन स्क्यूअर उठाया। आखिर में उसने कपड़े में लपेटा हुआ सांप का कटा हुआ सिर निकाला। उसने ध्यान से यूज चेक किया और फिर दोबारा कपड़े में लपेटकर बाग में रख दिया। सब कुछ रेडी करने के बाद उसने आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो उनमें सिर्फ ठंडी शांति और मजबूत इरादा था। अब वो तैयार था। शू किंग धीरे से केव से बाहर निकला, चारों तरफ नजर डाली। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तो वो सीधा उस जगह की तरफ दौड़ पड़ा जहां उसने कल उस अजीब आदमी को देखा था।
बाहर अब भी खून की बारिश हो रही थी। घने बादलों की वजह से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हल्की सी रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुबह एक्सरसाइज करने की वजह से शू किंग का शरीर गर्म था। इसलिए इस बार उससे ठंड ज्यादा महसूस नहीं हुई। वो तेज रफ्तार से बर्बाद शहर के बीच से गुजरता गया। दूर से देखने पर वो किसी चीता की तरह लग रहा था। कभी टूटी हुई दीवारों के ऊपर से कूदता, कभी खामोशी से गालियों में से निकल जाता। उसके ऊपर आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे थे। शू किंग ने उन्हें देखा और अपने होंठ चाट लिए। पिछले कुछ दिनों से वो इन्हीं पक्षियों का शिकार करके अपनी भूख मिटा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब गोड की आंखें खुली थी, तब लगभग सारे जानवर या तो मर गए थे या म्यूटेंट बीस्ट बन गए थे। लेकिन पक्षी किसी तरह बच गए थे। शायद उन्हें खून की बारिश से बचने की जगह ढूंढना आता था। इसी तरह पक्षियों का पीछा करते करते शू चिंग को वो छोटी सी केव मिली थी जहां वो रहता था। उसने नोटिस किया था कि कुछ जगहों को म्यूटेंट बीस्ट्स और ग्रूज जैसे क्रीचर्स नजरअंदाज कर देते हैं। उसकी केव भी उनमें से एक थी। दूसरी जगह थी सिटी मैजिस्ट्रेट का मैनोर, लेकिन आज उसका ध्यान न केव पर था और न मैनोर पर। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, कल देखा हुआ वो अजीब आदमी। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचा, उसने सीधा नीचे जाने के बजाय एक छोटी पहाड़ी का चक्कर लगाया। वो बहुत संभाल कर पहाड़ी पर चढ़ा और पेट के बाल लेट गया। अपनी आंखों को आधा बंद करके उसने नीचे देखना शुरू किया, ताकि किसी को उसकी आंखों की चमक नजर न आए। और फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो आदमी अब भी वही बैठा था। उसकी बॉडी की पोजीशन बिल्कुल वैसे ही थी, कपड़े वैसे ही थे, चेहरा वैसे ही था। और सबसे अजीब बात, पिछली रात से लेकर अब तक वो 1 इंच भी नहीं हिला था। शू किंग तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ बहुत ही गलत है। अगर वो जिंदा होता तो रात भर मुटेंट बीस्ट्स और ग्रूज से बचकर बिना हिले बैठा रहना नामुमकिन था। और अगर वो मरा हुआ होता तो उसकी लाश कब की मॉन्स्टर्स खा चुके होते। शू किंग ने कोई जल्दबाजी नहीं की। स्लम्स में बिताए सालों ने उससे एक सबक सिखाया था, जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखता है वही सबसे ज्यादा जीता है। इसलिए वो वही चुपचाप लेता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और देखते ही देखते पूरे 6 घंटे बीत गए, लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। तब शू किंग ने जमीन से एक पत्थर उठाया। उसने पूरी ताकत से पत्थर उस आदमी की तरफ फेंका। ठुड! पत्थर लगते ही वो आदमी हिल गया और अगले ही पल सीधा जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरा, उस जगह से एक हल्की सी बैंगनी रोशनी चमक उठी। शू चिंग की आंखें तुरंत चमक उठी। वायलेट लाइट, वही रोशनी जिसे वो पिछले कई दिनों से पूरे शहर में ढूंढ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की। हो सकता था ये भी कोई ट्रैप हो, लेकिन उसका सब्र सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक सका। अगले ही पल वो बिजली की तरह पहाड़ी से नीचे दौड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी जैसे एक बाज फैल्कन अपने शिकार पर झपटा मारता है। कुछ ही सांसों में वो उस जगह पहुंच गया। उसने बिना 1 सेकंड गवाए उस वायलेट चीज को उठाया, तुरंत मुड़कर पूरी ताकत से वापस भागना शुरू कर दिया। वो लगातार भागता रहा। लगभग 30 मीटर दूर पहुंचने के बाद ही उसने रुककर गहरी सांस ली। अब उसने पहली बार अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को ध्यान से देखा। वो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट वायलेट क्रिस्टल था। क्रिस्टल के अंदर से नरम बैंगनी रोशनी निकल रही थी। शू चिंग का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने दोबारा उस लाश की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थाम गईं। जब तक वायलेट क्रिस्टल उस लाश के पास था, उस लाश की स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जैसे ही क्रिस्टल हटा, लाश के कपड़े तुरंत गलने लगे। उसकी स्किन धीरे धीरे हरी काली ग्रीनिश ब्लैक होने लगी, बिल्कुल बाकी इन्फेक्टेड लाशों की तरह। ये देखकर शू किंग को तुरंत समझ आ गया, ये वायलेट क्रिस्टल किसी तरह गॉड की ऑरा को रोक रहा था। उसने बिना देरी किए क्रिस्टल को जोर से अपनी छाती से लगा लिया, फिर बिना पीछे देखे अपनी केव की तरफ भागना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी छाती में दर्द गायब हो गया है। वो तुरंत रुक गया।
हैरान होकर उसने अपना लेदर जर्किन खोला। फिर उसने बैंडेज हटाया और अपनी छाती का घाव देखा। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। कल तक जो घाव गहरा था, जिसके किनारे काले पड़ चुके थे और जिसमें इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था, अब वो लगभग पूरी तरह भर चुका था। सिर्फ हल्का सा निशान बचा था। ना खून, ना इन्फेक्शन, ना दर्द। शूकिंग तेज तेज सांसें लेने लगा। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़े हुए वायलेट क्रिस्टल की तरफ देखा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आखिर है क्या? शूकिंग अपने हाथ में पकड़े हुए वायलेट क्रिस्टल को घूरता रहा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले तक उसकी छाती का घाव बहुत खतरनाक हालत में था। इन्फेक्शन बढ़ रहा था और किनारे काले पड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही उसने वायलेट क्रिस्टल को अपनी छाती के पास रखा, उसका घाव लगभग पूरी तरह भर गया। शूकिंग ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम क्रिस्टल नहीं है। ये किसी तरह गॉड की ऑरा और उसके म्यूटेजन को दबाने या साफ करने की शक्ति रखता है। उसने क्रिस्टल को और मजबूती से पकड़ लिया। उसके लिए यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, यह उसके जिंदा रहने की उम्मीद थी। लेकिन शूकिंग ने अपनी एक्साइटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्लम्स की जिंदगी ने उससे एक बात सिखाई थी, जब भी कोई बहुत बड़ी खुशी मिले, उसी वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसलिए उसने तुरंत वहां रुकने के बजाय अपनी केव की तरफ लौटना बेहतर समझा। रास्ते भर वो आसपास की हर आवाज और हर हरकत पर नजर रखता रहा। उससे डर था कि अगर किसी म्यूटेंट बीस्ट या किसी और इंसान ने क्रिस्टल देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब उसके पास दो बड़े राज थे, सी एंड माउंटेन इनकैंटेशन जो यूज कल्टिवेशन का रास्ता दिखा रही थी, और वायलेट क्रिस्टल जो उसके घाव को भर सकता था और गॉड की ऑरा का असर रोकता हुआ लग रहा था। शू चिंग को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। लेकिन वो ये भी जानता था कि जितना बड़ा राज होता है, उतना ही बड़ा खतरा उसके साथ ही आता है।